ज्यादा मात्रा में लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय इतनी ज्यादा पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही है कि आज योग दिवस इसीलिए मनाया जाता है। और आज योग करने से बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। लोगों का प्रश्न होता है साधारण तौर पर कि योग किस समय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो उसका भी आंसर यही है, प्लीज सजेस्ट आसन रिलेटेड टू स्टमक इन कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल मैं बताऊंगा, थोड़ा सा परिचय बता के मैं इसके बारे में बताऊंगा। आप लोग जो भी प्रश्न पूछेंगे अभी ना लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड रख लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड रख हाँ, जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं सबके लिए बहुत ही साधारण विधि बताऊंगा, और किस बीमारी में उसको कर सकते हैं, किस बीमारी में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात ये हम जान ले कि किस समय योगाभ्यास करना सबसे अच्छा होता है। ये बहुत ज्यादा लोगों का प्रश्न होता है। ये आप लोगों को भी बता सकते हैं कि पहली बार भगवान शिव जी, जिसको आदि योगी कहा जाता है, उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस दिन मनाया जाता है, ग्रीष्म संक्रांति के दिन सप्त ऋषियों को योग का उपदेश देने के लिए मन बनाया था। इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस दिन, आज के दिन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ब्रह्मांड की ऊर्जा यानी ब्रह्म ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा मात्रा में आती है। अगर आज के दिन आप योगाभ्यास करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। लेकिन साधारण तौर पर हम किस तरीके से किस समय योगाभ्यास कर सकते हैं, उसके लिए जो 2 समय का जोड़ होता है, अगर हम योग शब्द के बारे में जानेंगे तो 2 समय का जो जोड़ होता है, योग का मतलब ही होता है समाधि, जोड़ और संयमन। तो जो 2 समय का जोड़ होता है उस समय योगाभ्यास करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 2 दिशा का जो जोड़ होता है उस समय उस दिशा में मुख करके योगाभ्यास करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या का दिन जो होता है वो 2 समय का जोड़ होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जोड़ होता है। ठीक उसी तरीके से सुबह और रात और दिन का जो जोड़ होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त करते हैं, 12 बजे, रात को 12 बजे। इस समय आज योग करे ज्यादा फायदा होगा। आवाज आ रही है? हाँ हम देख रहे हैं। हाँ, आप म्यूट कर दीजिए, मैं बता दूं, फिर इसके बाद आपके प्रश्न जो भी होंगे उसके बारे में चर्चा करूंगा। वो नए लोग जुड़ जाते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इस समय अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो ज्यादा फायदा करेगा। बाकी लास्ट में आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब पहला ये उत्तर हो गया कि समय क्या है। समय 2 समय का जोड़ सबसे अच्छा समय माना जाता है। उसमें भी सर्दी का ऋतु जो होता है, जो सर्दी की शुरुआत होती है, बसंत ऋतु का जो समय होता है, समापन के समय, वह समय भी बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन सबसे पूरे वर्ष में अगर बात करें तो 21 जून का दिन जो होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दिन में ब्रह्म मुहूर्त का दिन, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि कितने भी पॉल्यूटेड एरिया में आप रहिए तो इस समय प्राण का प्रवाह ज्यादा होता है। योग से चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। हम टॉपिक पे आते हैं कि योग से आज के समय में जो होता है, योग का आधार चिकित्सा रखा गया है, यानी कि योग से बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सके। तो इसके बारे में एक ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका, उसमें पूरा वर्णन है कि कैसे पहले लोग, ऋषि मुनि लोग योग के माध्यम से शरीर की बीमारियों को ठीक करते हैं। पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा, योग चिकित्सा के लिए नहीं है, योग साधना के लिए। लेकिन साधना में जो बाधक तत्व है, यानी कि जो बाधा लाते हैं अपने जीवन में, अगर आप कोई साधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो जो रास्ते में रुकावट आता है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मैं कहूं कि ध्यान लगाइए, ध्यान लगा रहे हैं और आपके पेल्विक बोन में पेन हो रहा है तो आप ध्यान नहीं लगा सकते। अगर मैं कहूँ आप ध्यान लगाइए और आपके पेट में कब्ज है, आपको, जैसे अभी प्रश्न मैम ने पूछा है किसी ने, तो पेट में कब्ज है या एसिडिटी है तो आप ध्यान नहीं लगा सकते। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने, विशेषकर महर्षि पतंजलि ने, जो शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं, जब पहली बार शिव जी ने उपदेश दिया था तो शेषनाग जी जो उनके गले में लिपटे रहते थे, उन्होंने पूरा उपदेश सुना था। तो इसलिए वही अवतार बने, कहे जाते हैं कि पतंजलि का अवतार बने, और उन्होंने योग को अनुशासित ढंग से, पहला जो ग्रंथ लिखा है, तो पहला तो नहीं है वैसे, लेकिन अनुशासित ढंग से जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसको पातंजलि योग सूत्र कहते हैं। उसमें पहला ही सूत्र है अथ योगानुशासनम, यानी कि योग में अनुशासन बहुत जरूरी है। योग को समझना, योग करने से ज्यादा योग को समझना जरूरी है। किसी भी उम्र का, किसी भी बीमारी में, किसी भी व्यक्ति को योग करना
आसान होता है और लाभ मिलता है। अब हम कौन कौन से योगाभ्यास कैसे कैसे कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। उम्र को भी ध्यान में रखते हुए, बीमारी को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए और जो है लिंग को भी ध्यान में रखते हुए, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग को ध्यान में रखते हुए हमें योगाभ्यास का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि बहुत समय, जैसे अगर आप फीमेल्स होती हैं ज्यादा, अगर उनको आजकल क्या है योग के नाम पे जंपिंग बहुत कराते हैं, बहुत जंपिंग कराते हैं, तो अगर वो जंपिंग करती हैं तो उनको योग में फायदा के जगह पे नुकसान हो जाएगा। उसी तरीके से प्राणायाम है, जैसे कपालभाति प्राणायाम बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जबकि अगर हम इसके बारे में जाते सही बताएं तो ये प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है, एक सत्कर्म क्रिया है और इससे शरीर का शोधन होता है। योग में सूत्र है चलय वातम चलय चितम, यानी कि जितनी तेजी से हमारी श्वास की गति चलती है उतनी तेजी से हमारा विचार चलता है। अगर हम कपालभाति क्रिया तीव्र गति से करते हैं तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को मानसिक तनाव है, किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है या पेट में इंफेक्शन है, तो उनको यह नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए योग के बारे में प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर जागरूकता जानना बहुत ही जरूरी है और बिना किसी योग शिक्षक के देखरेख में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, ऐसा भी मैं कहूंगा। क्योंकि अगर आप गलत योगाभ्यास करते हैं तो हमारे ग्रंथों में इसका भी वर्णन है कि गलत योगाभ्यास करने से बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमें इस बात की सावधानी, बेसिक कौन कौन से आप अभ्यास कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला अभ्यास जो है वो ओम उच्चारण है। ओम उच्चारण का अभ्यास कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कर सकता है। इसको प्रणव मंत्र कहते हैं, ये वेद का सारांश है और कहा जाता है कि सूर्य और ब्रह्मांड की जो एक यूनिवर्सल साउंड है वही ओम है। इसको 3 शब्दों से बनाया गया है, 3 अक्षर से बनाया गया है, जिसमें जीभ का प्रयोग नहीं किया जाता है। अ, उ और म, ये हमारे 3 चक्रों से संबंध रखता है। अ मतलब आध्यात्मिक चक्र, सहस्त्रार चक्र, उ मतलब हमारे कंठ चक्र और म हमारे मणिपुरा चक्र, यानी कि यहाँ पे सूर्य चक्र से संबंध रखता है। और यही 3 चक्र प्रमुख चक्र के रूप में जाना जाता है। बाकी 7 चक्र भी हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका की एक एक चक्र भी होती हैं। ये योग का साधारण परिचय हो गया। अब मैं कौन कौन सा अभ्यास आप कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। फिर आपके जो प्रश्न होंगे उसका समाधान मैं बताऊंगा। किसी भी बीमारी में कोई भी व्यक्ति कौन सा अभ्यास कर सकता है। सबसे पहला अभ्यास मैं आपको बताऊंगा कि मुद्राओं का अभ्यास किसी भी बीमारी में, किसी भी उम्र के लोग किसी भी अवस्था में कहीं पे भी कर सकते हैं। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंद, ये 4 प्रमुख साधन बताए गए। साधन है, ये योग के साधन है। मुद्रा का अभ्यास कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इसके बहुत ही ज्यादा योग में फायदे बताए गए हैं। ऋषि मुनि लोग इसका बहुत प्रयोग किया है। महावीर जैन जी भी इसका मुद्राओं पे बहुत ही ज्यादा इन्होंने वर्णन किया है। महात्मा बुद्ध जी ने भी इसे मुद्राओं पे बहुत ही ज्यादा वर्णन किए हैं कि मुद्राओं से बहुत ही विशेष फायदा होता है। जैसे धर्म चक्र मुद्रा होता है, लिंग मुद्रा होता है, ज्ञान मुद्रा होता है, ढेर सारी ऐसे मुद्राएं होती हैं। अभी मैं आप लोगों को देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि आप लोग को एक मुद्रा ऐसा बताना पड़ेगा जिससे जोड़ों का दर्द ठीक होता है। जोड़ों का दर्द ठीक करने के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक मुद्रा होता है। जोड़ों का दर्द होता क्यों है, इसके कई कारण होते हैं। इसको हम समझेंगे कि जोड़ों का दर्द क्यों होता है। जोड़ों का दर्द हो सकता है चोट लगने से, जोड़ों का दर्द हो सकता है अधिक वजन होने से, जोड़ों का दर्द हो सकता है आपके थॉट की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से, जोड़ों का दर्द हो सकता है यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से, कई कारण हो सकते हैं। तो इसमें जो जोड़ों का दर्द होता है इसको मुख्य रूप से शीत वायु रोग कहा जाता है हमारे ग्रंथों में। शीत वायु रोग, कहीं से साउंड आ रही है, आप कृपया म्यूट कर दीजिए जो भी हो, क्योंकि इससे डिस्टरबेंस हो रही है और क्योंकि मैं हेडफोन लगाया हूं ना तो कान में बहुत तेजी से आ रही है आवाज। कर दिया। तो जोड़ों का दर्द हमें समझना पड़ेगा कि जोड़ों का दर्द जो होता है, आपको बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूं, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर के अंदर रेमोटाइड अर्थराइटिस हो या नॉर्मल अर्थराइटिस हो, इतने प्रकार की जो अर्थराइटिस होते हैं, बहुत प्रकार के अर्थराइटिस होते हैं, तो उसमें सब में लाभ देता है। एक मुद्रा है जिसको सूर्य मुद्रा कहते हैं
और बहुत ही ज्यादा लाभ देता है ये। इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि जोड़ों के दर्द से समस्या से बहुत ही ज्यादा लोग ग्रसित हैं। मुद्रा का अभ्यास लंबे समय तक आप कर सकते हैं। मुद्रा के अभ्यास के बाद थोड़ी देर तक पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये देखिए आप, ये इंडेक्स फिंगर है और इंडेक्स फिंगर को रूट ऑफ थंब पे टच कराते हैं। ध्यान से इसको देख लीजिए, आप लोग इसको याद कर लीजिए। और ये मैंने लोगों पे प्रयोग करके दिखाया है, बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। शीत वायु रोग आप देखिए महसूस किए होंगे, आप लोग अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ठंडी के दिनों में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। उसका रीजन ये है, शीत वायु रोग होता है जोड़ों का दर्द। जैसे ठंडी वायु चलती है, वायु में परिवर्तन होता है तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं, इंडेक्स फिंगर को रूट ऑफ थंब पे टच करा के रखेंगे, ये देखिए इंडेक्स फिंगर को रूट ऑफ थंब, ये देखिए ऐसे इस पे टच करा के रखेंगे तो इसे कहते हैं शून्य मुद्रा। और इसका अभ्यास लंबे समय तक करते हैं। आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध या महावीर जैन जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो तरह तरह की मुद्राओं में ऐसे बैठे रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, उनके चित्र को देखेंगे, जो उनके चित्र हैं आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि तरह तरह की मुद्राएं होती। तो मुद्राओं का बहुत बड़ा विज्ञान है। और हमें सबसे सरल, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत बड़ी बीमारियों से ग्रसित था, एक समय था, और मैं मुद्राओं के माध्यम से ही अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाया और मुद्राओं के माध्यम से मैं अपनी कई बीमारियों को ठीक करके फिर कठिन योगाभ्यास और हर तरह के योगाभ्यास में मैं पारंगत हो पाया। तो सबसे पहला ये आपको मैं मुद्रा बताऊंगा क्योंकि मैं आप लोग को देख रहा हूँ और अंदाजा लगा रहा हूँ कि बहुत लोग इससे जोड़ों के दर्द से ग्रसित होंगे। ये इस तरीके से मुद्रा होता है। दूसरा अभ्यास आपको मैं बताऊंगा, इसको याद कर लीजिएगा और आप बाद में भी चारू जैन मैम के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। दूसरा है कि योग के माध्यम में, योग में बताया जाता है कि हमारे शरीर में 5 प्राण 5 तत्व होते हैं, 3 गुण होते हैं, 3 दोष, वही 3 दोष होते हैं। तो त्रिगुण जिसको कहते हैं यानी कि रजस तमस तत्व ये होता है, और 3 दोष होते हैं वात पित्त कफ, और 5 प्राण होते हैं मुख्य रूप से समान व्यान उदान प्राण। ये जो 5 प्राण होते हैं अगर ये असंतुलित होते हैं तो हमें रोग होता है। मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से बता रहा हूँ कि अगर इन्हीं 5 प्राण को हम संतुलित कर लें तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। ये मेरा चैलेंज, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। और उसका जो विधि है बहुत ही साधारण है अगर हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये मुद्रा मैंने बताया, इसके साथ साथ ही 5 प्राण होता है। जैसे मैं बताऊं तो सबसे पहला मुख्य प्राण होता है यहाँ पे प्राण, जिसको कहते हैं प्राण कहते हैं। इसके ऊपर जो होता है गले के ऊपर, इसको कहते हैं उदान। यहाँ जो हृदय से नीचे होता है नाभि तक, इसको कहते हैं समान प्राण। ठीक है, समान प्राण। और इसके नीचे जो हमारे नीचे होता है उसको कहते हैं अपान प्राण। अपान प्राण मतलब जैसे गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित होती है। और एक पूरे शरीर में जो प्राण होता है उसको कहते हैं व्यान प्राण। अगर यही 5 प्राण संतुलित हैं, शरीर में जो 5 तत्व संतुलित हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, यही संतुलित है तो आपको कोई भी प्रकार की बीमारी आपको नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। 5 प्राणों के असंतुलन से, 5 तत्वों के असंतुलन से रोग होता है। अब हमें समझना पड़ेगा, क्या हमें भोजन जरूरी है बहुत ज्यादा कि भोजन करने से ही हमको ताकत मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। भोजन करने से ताकत नहीं मिलती है। भोजन सिर्फ एक पार्ट है, पृथ्वी तत्व। ये देखिए 5 उंगलियां हैं, 5 तत्व हैं, आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। ये है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व हैं। और इन्हीं 5 तत्वों से संतुलन से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको बुखार हो रहा है तो समझ लीजिए अग्नि तत्व की असंतुलन हो गई। अगर आपको त्वचा रोग हो रहा है, वजन बढ़ रहा है या वजन घट रहा है तो पृथ्वी तत्व असंतुलित हो रहा है। अगर आपको स्किन रोग हो रही है तो आपकी जल तत्व असंतुलित हो रही है। आकाश तत्व अगर आपका असंतुलित हो रहा है तो आपको मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होगा। और वायु तत्व अगर आपका दूषित होगा, प्रकोपित होगा तो आपके जोड़ों का दर्द, गैस, एसिडिटी, डिप्रेशन, इस तरीके से चीजें घटित होती हैं आपके शरीर में। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्राणायाम होता है जिसको सभी लोग कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकता है। बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावकारी, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राणायाम के बारे में बताया गया है कि हमें प्राणायाम में मध्यमा तर्जनी बिना दाहिने हाथ का हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। जिनका दायां हाथ नहीं है
सिर्फ वही बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे, दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। उसका रीजन है, डिटेल में कभी आप जानना चाहेंगे तो मैं डिटेल में इसको बताऊंगा। तो मध्यमा तर्जनी बिना, यानी मध्यमा और तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करते प्राणायाम। ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। ये सूत्र है, हठ योग प्रतीकता में सूत्र लिखा है, मध्यमा तर्जनी बिना, यानी कि अंगूठे के बगल की 2 उंगलियों को मोड़ लीजिए। आप अपने साथ साथ में करते जाइए, करते जाएंगे तो याद हो जाएगा, ताकि आप लोगों को बता सकें। ये सूत्र है, उसको आप विधि मैं पूरा डिटेल बताना चाहूंगा तो बता दूंगा कि क्यों ऐसा करते हैं इसमें, क्योंकि ये वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है, और यहाँ पे अग्नि तत्व होता है, ये अग्नि तत्व है। यहाँ पे तीसरा नेत्र जो शिव जी का होता है, यहाँ अग्नि तत्व होता है। अगर हम प्राणायाम करते हैं और यहाँ पे सूर्य स्वर होता है, एक चंद्र स्वर होता है, अग्नि और अग्नि मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दाहिने हाथ का प्रयोग करेंगे तो अग्नि और अग्नि मिलेगा, दाहिना मतलब अग्नि, अग्नि और अग्नि मिलेगा, कोई समस्या नहीं है, और आप प्राणायाम करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब अगर सोचिए आप बाएं हाथ से प्रयोग कर रहे हैं प्राणायाम का, तो अग्नि और चंद्रमा, चंद्रमा मतलब शीतल, तो क्या हो जाएगा, गर्म और ठंडा, असंतुलित हो जाएगा, और आपको तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो हमें कैसे प्राणायाम करना चाहिए, हमें इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को अभ्यास करने के लिए इसको कहते हैं नासाग्र मुद्रा। ध्यान से देखिए, नासाग्र मुद्रा है, अंगूठे की 2 बगल वाली उंगली को मोड़ लेते हैं और इस तरीके से चिमटी बना के नाक को बंद कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए और करते जाइए, करते जाएंगे तो याद होता जाएगा। ये देखिए, अंगूठे की 2 बगल वाली उंगलियों को मोड़ लेते हैं और चिमटी बना के इस तरीके से नाक को पकड़ लेते हैं। अब बाएं नाक से सांस खींचेंगे, साथ में करिए तो लाभ मिलेगा और सीख भी जाएंगे। बाएं नाक से सांस खींचिए। अब सांस खींचने के बाद रोकिए थोड़ी देर तक। आप देखिए, आप देखेंगे कि आप जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, थोड़ा उससे अलग मैं बता रहा हूं। अब रोकिए थोड़ी देर, जब रोकेंगे तो वो अंदर जाएगा, शरीर के अंदर जाएगा। फिर दाहिने नाक से धीरे धीरे छोड़िए, फिर रोकिए सांस को रोक लीजिए। जब आप सांस को रोक लेंगे तो कोशिकाओं की भूख बढ़ेगी, जब उनको भोजन नहीं मिलेगा तो उनकी भूख बढ़ेगी, और वो जब अब दाहिने नाक से सांस खींचेंगे तो और ज्यादा आपकी कोशिकाओं में प्राण जाएगा, और ज्यादा श्वास जाएगा। सांस खींचिए दाहिने नाक से, इतनी ज्यादा सांस खींचनी है कि आपकी मूलाधार चक्र यानी कि मलमूत्र के द्वार तक सांस का प्रवाह हो। बहुत लोग क्या करते हैं, सांस लिया छोड़ा, फर्क ही नहीं पड़ता, और कहते हैं मैं 25 साल से योग कर रहा हूँ, फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए फायदा नहीं होता। तो आप सांस खींचिए पूरी नाभि तक, मलमूत्र तक के द्वार जो होते हैं वहां तक सेंसेशन होना चाहिए। आप बाएं नाक से सांस छोड़िए, रिलैक्स। ये एक बार अनुलोम विलोम का चक्र हुआ। अब अगर आप सांस रोकेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपने दाहिने नाक से सांस खींचा या बाएं नाक से सांस खींचा और रोक लिया, रोकने के बाद क्या होता है, वो आपकी नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में अंदर जाता है। सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी होती है। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर उससे जुड़ा हुआ होता है। ध्यान से समझिए, प्रायोगिक आधार पर बता रहा हूँ। बाएं नाक से सांस खींचेंगे तो इस तरीके से सांस जाएगा, विशुद्धि चक्र से होते हुए, अनाहत चक्र से होते हुए, मणिपुरा चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र, फिर रिवर्स आएगा, मूलाधार चक्र, मणिपुरा चक्र और अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र और सहस्त्रार चक्र तक इस तरीके से जाएगा। ये वास्तविक प्राणायाम। अगर रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम में अभ्यास नहीं किया जाता तो वह प्राणायाम नहीं होता और किसी भी प्रकार से वह लाभदायक नहीं होता। तो इस तरीके से पहला अनुलोम विलोम प्राणायाम कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी में कर सकता है। जिसको बैठने में समस्या है, जैसे पार्किंसन के पेशेंट को मैंने ठीक किया है, काफी पेशेंट को मैंने ठीक किया। मैं KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1.5 साल योग प्रशिक्षक के पद पे रह चुका हूँ, एम्स में भी लेक्चर दे चुका हूँ, तो वहां पे मैंने कुछ पेशेंट को ठीक किया है, पार्किंसन पेशेंट के। तो अगर आप बैठ नहीं सकते हैं, करवट नहीं बदल सकते हैं, तो आप लेट के अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। पहला ये अभ्यास मुद्रा का अभ्यास सबसे पहले करेंगे। दूसरा अभ्यास आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तीसरा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बहुत ही अच्छा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। कान को बंद कर लेंगे
और भौरे जैसा गुंजन करेंगे। आप लोग साथ में करिए, साथ में करिए। भौरे जैसा गुंजन करेंगे, कान को बंद कर लें। सांस खींचते हुए बहुत ही धीमी गति में मंद और मधुर आवाज निकालेंगे। रिलैक्स। ये हो गया आपका पहला, तो मैंने बताया मुद्रा का अभ्यास। उसके बारे में जानकारी मैं आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो दे दूंगा, जो आप प्रश्न पूछेंगे। दूसरा मैंने बताया कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कोई भी व्यक्ति करे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का अगर अभ्यास आप करते हैं 15 से 20 मिनट प्रत्येक दिन, जिस विधि से मैंने बताया है, तो आपका, ये मैंने प्रयोग किया है, मैं आपको प्रायोगिक आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन 1000 से ज्यादा लोग को योग सिखाता हूँ। 1000 से ज्यादा लोग, मेरे पास डाटा सहित रहता है पूरा। 15 से अधिक से देश के लोग योग सीख रहे हैं हमसे रेगुलर जूम के माध्यम से, सुबह 5 बजे से 12 बजे तक। तो ये प्रायोगिक आधार पर बता रहा हूँ। 15 मिनट आप प्रत्येक दिन अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास इसी तरीके से सांस रोक के करेंगे, तो आपका 1.5 से 2 किलो आसानी से वजन कम होता है। उसका रीजन होता है कि वजन कम के कारण, कम बढ़ने का कारण मुख्य रूप से हमारा मानसिक तनाव बहुत ही ज्यादा इसमें है। मानसिक तनाव की वजह से शुगर बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, थायराइड बढ़ने लगता है, हार्मोन असंतुलित होने लगता है, अधिक हम खाने लगते हैं, जिसके कारण से हमारा वजन बढ़ता है। और बहुत लोगों के पास शिकायत होती है कि हम कुछ खाते नहीं सर, फिर भी हमारा वजन बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा? ऐसा इसी कारण से होता है क्योंकि खाते नहीं है और वजन बढ़ रहा है, खाते नहीं है और वजन कम हो रहा है। ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि 100 लोगों में से 70 लोगों को यही समस्या होती है, विशेषकर फीमेल्स की, कि सर हम कुछ खाते नहीं और फिर भी हमारा वजन बढ़ता चला जा रहा है। उसका कारण थायराइड होता है, हार्मोन्स असंतुलित हो रहे हैं, इसके कारण से वजन बढ़ रहा है। तो उनको अष्टांग योग पद्धति में बताया गया है कि सबसे पहले अपनी मानसिक तनाव को कम करें। मानसिक तनाव को कम करने के लिए क्या विधि बताई गई है? चित्त प्रसादन की 4 विधि, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। यानी कि उसी लोगों को संगत में रहिए जो प्रसन्नचित्त भाव के रखते हैं, जो समृद्ध हों, उनके अगर आप संगत में रहेंगे तो आपको तनाव नहीं होगा। ठीक है। मैत्री, इनको मैत्री कहते हैं। करुणा मतलब जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनके प्रति करुणा की भावना रखिए। बच्चे पर करुणा की भावना रखिए, दया की भावना रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपकी जो पॉजिटिव हार्मोन्स होती हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ना, ये सारी चीजें आपकी रिसाव होता है और आपको अच्छा लगता है और आपका हेल्थ अच्छा होता है। तीसरा आपका मुदिता, हमेशा प्रसन्नचित्त रहना है, हमेशा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्य नैनम पापम वापसति। यानी कि समत्वम योग उच्यते। किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में आपको संतुलित रहना है, संतुलन ही योग है। तो आपको संतुलित रहने का अभ्यास करना है। इसकी भी विधि डिटेल में जानना चाहेंगे तो उसको मैं बताऊंगा कि कैसे हम संतुलित रह सकते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये आपको तीसरा हो गया। उपेक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उपेक्षा क्या है? टीवी चैनल्स का उपेक्षा करें, दुष्ट लोगों की उपेक्षा करें, जिनकी प्रकृति अच्छी नहीं है उनको इग्नोर करें। अगर आप उनका विरोध करेंगे तो आप पूरा जीवन अपना विरोध में बिता देंगे और आप तनाव ग्रसित रहेंगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। आप किस किस का विरोध करेंगे, कितने चैनल्स का विरोध करेंगे, इतनी दूषित चीजें आपको आंखों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ये हो गई 4 चीजें चित्त प्रसादन की, यानी आपका चित्र पवित्र रहेगा। पतंजलि योग सूत्र में दूसरा जो सूत्र है वो कहा गया योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। किसी भी प्रकार की बीमारी दूर हो जाती है अगर आपकी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी कि चित्त की वृत्तियां कम से कम हो जाती हैं, तो आप सभी बीमारियों से लाभ प्राप्त होते हैं और आपको ठीक हो जाता है। तो आहार के बारे में बात करते हैं। आहार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आहार से ही हमारा शरीर बनता है। अब शरीर क्या है? शरीर 5 प्रकार के मुख्य रूप से
3 प्रकार के वैसे होते हैं, लेकिन 5 प्रकार से पंचकोशों के उदाहरण के आधार से मैं बताऊंगा कि 5 प्रकार से पंचकोश होते हैं, उससे हमारा शरीर बनता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 प्रकार के हमारे लेयर्स होते हैं, पंचकोश होते हैं, जो हमारे शरीर से जुड़े हुए होते हैं। अब जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा हम ग्रहण करते हैं, वैसा ही हमारा शरीर, हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल निर्मित होने लगता है। तो क्या करेंगे, इसको कैसे नियंत्रित करें, इसके बारे में पतंजलि योग सूत्र में और ढेर सारे ग्रंथों में बताया गया है। और सब बीमारियों का इलाज भी है, ये भी जान लीजिए। ग्रहण करने के माध्यम क्या है, पंच ज्ञानेंद्रियां। पंच ज्ञानेंद्रियां जो है वही ग्रहण करने का माध्यम है। इस पे नियंत्रण, जितेंद्रिय होने का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। संयम का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी। जैन धर्म में इस पे बहुत ही ज्यादा जोर दिया जाता है, संयम के अभ्यास पर। जैन धर्म में प्याज और लहसुन यानी जमीन के अंदर की चीजें भी तो नहीं खाते। तो संयम के अभ्यास पर बहुत ही ज्यादा हमें जोर देना चाहिए कि हमें संयम का अभ्यास करना है, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का अभ्यास करना है। पहला, कैसे कैसे नियंत्रण में अभ्यास करेंगे, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। पहला, जिह्वा यानी जीभ, यानी कि आवश्यकता से अधिक नहीं खाएंगे, आवश्यकता से अधिक नहीं बोलेंगे। ये 2 तरीके से होता है। जीभ का प्रयोग पर इंद्रियों पे संयम रखना है। यही अगर हम ज्यादा ग्रहण करते हैं, देखिए किस किस माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, सभी को ये जानना आवश्यक है कि हम पहला तो जीभ से ग्रहण करते हैं, मुख से ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, ये सारी वायु तत्व, अग्नि तत्व जाती है। लेकिन आंखों के माध्यम से हम सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं, और इस पे हम जोर नहीं देते हैं। आंखों के माध्यम से सबसे ज्यादा हम ग्रहण करते हैं, जिसके कारण से मानसिक बीमारियां हो रही हैं। आजकल डिप्रेशन में अत्यधिक लोग जा रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस में बहुत अत्यधिक लोग जा रहे हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि हम जो आहार ले रहे हैं, आहार का मतलब सिर्फ भोजन से नहीं है, आहार का मतलब यह होता है वास्तविक रूप में हम ग्रहण क्या कर रहे हैं। आंखों से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, आंखों से जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो भी हमारा आहार है। एग्जाम्पल की मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी एकदम कुचले हुए व्यक्ति को देखिए, जो ट्रक से कुचला हुआ व्यक्ति है, आप इसको सोच भी रहे हैं तो आपको मन में घृणा, इरिटेशन और बहुत अजीब सा लग रहा है कि कुचला हुआ व्यक्ति, उसकी आंतें फैली हुई हैं, ब्लड बाहर निकला हुआ है। तो ये आप आंखों के माध्यम से अगर आप देखेंगे, इसको ग्रहण करेंगे, तो आपका मन दूषित हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। पहला, ग्रहण करना। दूसरा, आपके कर्ण से, कान से ग्रहण करते हैं, जो सुनते हैं वो ग्रहण करते हैं। इसमें भी टीवी चैनल्स का बहुत ही ज्यादा योगदान है कि आपके बच्चे और हम सभी लोग सुन सुन के जो ग्रहण करते हैं, इससे हमको तनाव होता है। जैसे आपको अगर 10 लोगों ने बता दिया कि यार आपको बुखार है, आप बूढ़े हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं, तो आप बार बार जब इसको सुनते जाएंगे तो क्या होगा, आपका मन दूषित हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं बहुत मोटा हूँ, यानी मैं अच्छा नहीं हूँ। अरे ऐसे अच्छा और बुरा की परिभाषा मोटे और पतले से थोड़ी नहीं होती है, या गोरे और काले की परिभाषा मोटे और पतले से थोड़ी नहीं होती, या अच्छाई की परिभाषा ये तो मनुष्य डिसाइड करता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि हम कान से ग्रहण करते हैं, आंख से ग्रहण करते हैं, त्वचा से ग्रहण करते हैं। जो चीज स्पर्श करते हैं, अच्छी चीज स्पर्श करेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी। ग्रीन ग्रीन चीजों को, हरियाली को, पेड़ पौधों को स्पर्श करिए, प्यार से स्पर्श करिए, देखिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी। प्राणिक हीलिंग में ये बताया जाता है, प्राण चिकित्सा, प्राण को हम ग्रहण करते हैं इसको माध्यम। सूंघने से, क्या आप सूंघते हैं, सेंट, स्मेल, उससे भी हमारा शरीर बनता है, उससे भी हमारा तनाव होता है। अगर आप अच्छी चीजें ग्रहण करेंगे सूंघ के, तो आपको अच्छा लगेगा और आपकी बीमारियां ठीक होंगी। जैसे आप गुलाब की स्मेल आप अगर सूंघिए, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। नशा में लोग सूंघ के ही अपने आप को नशा से युक्त कर लेते हैं। तो आप अच्छा चीज अगर सूंघेंगे, जैसे अगर जो खाना बनाता है तो क्या करता है, वो मोटा हो जाता है, खाना बनाते बनाते मोटा हो जाता है। आपने कभी सोचा होगा खाना बनाते बनाते कोई व्यक्ति मोटा हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि सूंघ के और देख के वो प्राण ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करता है। जैसे अगर आप खाना, माताएं बहनें खाना बनाती हैं या कोई भी खाना बनाता है, आप देखिए उनका भूख से मन भर जाता है कि अब मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है। क्यों होती है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो देखते हैं, जब वो सूंघते हैं, जब वो जब छूते हैं, जब
तो प्राण ऊर्जा उनके शरीर से, उनकी कोशिकाओं से, उनकी ज्ञानेंद्रियों से उनके शरीर के अंदर चला जाता है और वो धीरे धीरे मोटे हो जाते हैं, उनको ताकत भी आ जाती है, उनको ऊर्जा भी आ जाती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये योग में बताया जाता है, ये ऋषि मुनियों ने बताया, मैं कोई अपने मन से बात नहीं बता रहा हूँ, ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है। ये मैं आपको बताऊं कि सिंगापुर में एक हॉस्पिटल भी है जहाँ पे बिना किसी दवा के मेडिसिन देते हैं, मतलब दवा के इलाज कर देते हैं, और सिर्फ दृश्य के माध्यम से अच्छी अच्छी चीजों को दिखाते हैं और उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप कॉमेडी दिखा दीजिए, अभी देखो वो प्रसन्नचित हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, कॉमेडी दिखा दीजिए। तो हमें इन सब बातों को योग के अंतर्गत समझना पड़ेगा कि हम कैसे किसी चीज को ग्रहण करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, देखना, सूंघना, सुनना, स्पर्श करना और स्वाद, ये आपकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम चीजों को ग्रहण करते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया बेसिक परिचय, कौन कौन से योगाभ्यास करते हैं, किस विषय में करते हैं, किस बीमारी में करते हैं। अब आपका जो प्रश्न हो, ये बेसिक परिचय मैंने बता दिया। अब मैं चाहूंगा कि मैं समय व्यतीत न करते हुए जो आपके प्रश्न हो उससे मैं चर्चा करूं। और सर जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। गठिया पाँव में, गठिया ऊपर आ जाती है, गठिया पाँव अच्छा, में अच्छा, गोला ऊपर आता है, गोला। अच्छा, तो इसके बारे में बताता हूं मैं। तो ये बता रही है कि गठिया जो है और गैस का जो गोला है उसको कहते हैं। तो जो गैस का गोला है, वायु का गोला है, जो ऊपर चढ़ता है और पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल रहा है। मैं इसके बारे में पूरा मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि यह शीत वायु रोग है, असंतुलन के कारण है। और इसमें जो सबसे सरल विधि है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एज ज्यादा है तो उसमें भी ध्यान रखते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो उसमें सबसे जो ज्यादा फायदा करता है, मैं आपको बताऊं कि कुंजल क्रिया, शंख प्रक्षालन क्रिया, जोड़ों के दर्द, गठिया को ठीक करने के लिए, गैस की समस्या को ठीक करने के लिए, शुगर के लिए भी बहुत, एक लोगों ने प्रश्न किया था, डायबिटीज का प्रश्न किया था। तो सबसे पहला सत्कर्मणा शोधनम च, यानी कि सत्कर्म से हमारे शरीर का शोधन होता है। आप किसी भी योग शिक्षक के देखरेख में, आप जहाँ पे रहते हैं उनकी सानिध्य में ये अभ्यास कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा विधि बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं, और आप इसको समझेंगे तो आपको फायदा महसूस होने लगेगा, तुरंत आप महसूस होने लगेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि अगर किसी को लूज मोशन हो जाता है तो क्या होता है कि 3 से 4 दिन में उसका 5 से 6 किलो वजन कम हो जाता है। आप इसको सोचिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। किसी को लूज मोशन हो जाता है तो उनको 3 से 4 दिन में 5 से 6 किलो वजन कम हो जाता है। ये रोग है, ये बीमारी है। लेकिन अगर इसको यौगिक पद्धति से करते हैं तो इससे हमारे शरीर की सफाई होती है। ये जो लूज मोशन होता है, आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, कि रोग हमारे शत्रु नहीं होते हैं, ये हमारे मित्र होते हैं। ये हमको बताते हैं कि ये बीमारी है और हमको सफाई करना जरूरी है। जैसे गठिया रोग है तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ, डायबिटीज है तो उसी के लिए बता रहा हूँ, या प्रत्येक रोग है, कोई भी रोग है, सबसे पहले जरूरी है सत्कर्मणा शोधनम च, यानी कि शरीर का शोधन। शरीर का शोधन बहुत ही आवश्यक है। तो उसमें जब सबसे विधि अच्छी है, कोरोना काल में, कोरोना का समय चल रहा है, उसमें भी बहुत विधि, बढ़िया विधि मैं बता रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखेंगे, जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, गले में इंफेक्शन नहीं है, वही इस विधि को प्रयोग में लाएंगे। गले तक हल्का गुनगुना पानी सुबह खाली पेट भर के पी लेंगे, ठीक है? आप ध्यान से इसको समझिए, करिएगा इसको, आप करिएगा और कोशिश करिएगा कोई योग टीचर हो तो उसके देख रेख में करिएगा, ठीक है? आप इस तरीके से बैठ जाइए। अगर इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं तो चेयर पोज से बैठिएगा। यूरिक एसिड के लिए भी यह फायदा करेगा, आपके शरीर से पूरी यूरिक एसिड बाहर निकल जाएगी। मैं आपको विधि बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको करिएगा। आप 2 दिन में आपको फायदा होने लगेगा, महसूस होने लगेगा। मैं अपने पिताजी को करवाया था, उनको एक ही दिन में शाम तक फायदा महसूस हो रहा था। पानी पीजिए गले तक, पूरा गुनगुना पानी, नमक के साथ हल्का सा। जिनको ब्लड प्रेशर है वो नमक का प्रयोग नहीं करेंगे, या तो वो सेंधा नमक, काला नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से बैठेंगे, पेट दबेगा, 1 गिलास पानी पियेंगे, 2 गिलास पानी पियेंगे, 3 गिलास पानी पियेंगे, 4 गिलास पानी पियेंगे। जितनी आवश्यकता है उससे अधिक पानी पियेंगे, जितनी क्षमता है उससे अधिक पानी पियेंगे। इतना पानी पियेंगे कि ऐसा लगेगा पानी पिया नहीं जा रहा है। पानी पीने कोई नुकसान नहीं होगा आपको।
फिर क्या करना है, जब आपका पानी पीने का मन नहीं कर रहा फिर भी कोशिश करिए कि आधा गिलास और पानी पियेंगे। और जैसे ही पानी पीने का मन नहीं कर रहा है वैसे ही आप मिडिल फिंगर को प्रयोग करते हुए आप ऐसे गले के अंदर डालेंगे मिडिल फिंगर को। जैसे ही आप मिडिल फिंगर को गले के अंदर डालेंगे वैसे पूरा पानी आपके पेट में से बाहर निकल जाएगा, पूरा पानी आपके बाहर निकल जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि हृदय क्षेत्र में, इसको हृदय ज्योति कहते हैं, वमन क्रिया, कुंजल क्रिया, ठीक है, ये सत्कर्म की क्रिया है। हृदय क्षेत्र की पूरी सफाई हो जाती है, पित्त का दोष जो होता है वो समाप्त हो जाता है, कच्ची ढकार जो आती है वो समाप्त हो जाती है, एसिडिटी की समस्या जो होती है वो समाप्त हो जाती है, गले में जितने भी रोग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, चेहरे में पिंपल्स, त्वचा में रोग होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, श्वास की जो समस्या होती है समाप्त हो जाते हैं, थायराइड की समस्या होती है उसमें मैनेजमेंट होता है। और आपकी जो ब्लड में शुगर है, आपकी जो अंदर बॉडी में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है वो आपकी पानी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से बाहर निकल जाती है। यूरिक एसिड यानी कि जो आपके भोजन का वेस्ट होता है, प्रोटीन का वेस्ट होता है, वो भी आपके शरीर से धीरे धीरे पानी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये लेकिन रेगुलर नहीं करिएगा, नहीं तो कमजोरी हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी योग टीचर की देखरेख में यह अभ्यास करिएगा, ठीक है। और इसको आप अल्टरनेट डे कर सकते हैं, जैसी समस्या है उसके अनुसार करेंगे। तो ये कई बीमारियों का समाधान है। आप चारू जैन मैम से मिलके यह अभ्यास कर सकते हैं। इलाहाबाद में और भी योग केंद्र हैं, और आप चारू जैन मैम से कहेंगे तो वो मेरे माध्यम से भी आपको इसकी ट्रेनिंग करवा देंगे। हमारे योग शिक्षक पूरे देश में हर जगह पे है और पूरी ट्रेनिंग दे देंगे। अभी मैं और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन है। लोअर बैक पेन के लिए प्लीज सजेस्ट। हाँ जी सर, मैं लोअर बैक पेन के लिए एक दो आसन बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया आसन बताऊंगा। प्लीज सजेस्ट आसना रिलेटेड टू स्टमक एंड कॉन्स्टिपेशन। तो ये कॉन्स्टिपेशन और स्टमक के लिए मैंने बता दिया। मैं थोड़े थोड़े समय में सारी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। और एक कॉन्स्टिपेशन के लिए जो बहुत अच्छा अभ्यास है, ये अभ्यास है, देखिए मलासन का अभ्यास। आप इससे देखिए मूवी भी बन चुकी है, पीकू मूवी बन चुकी है। देखिए डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं भैया, आपका वीडियो पॉज हो गया है। हाँ मैं चैट पढ़ रहा हूँ, अभी चैट पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो मैं वीडियो ओपन कर लूँ, वीडियो ओपन करके, हाँ वीडियो दिख रहा है। ये हाँ, देखिए हाँ। इस तरीके से बैठ के, जो नहीं बैठ पाएंगे तो वो इस तरीके से बैठ सकते हैं। देखिए इस तरीके से ऐसे। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो उसका भी तरीका, इसको बैठ के अगर अभ्यास करेंगे तो इससे पेट पे प्रेशर पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक है। कॉन्स्टिपेशन के लिए पेट पे बहुत अच्छा दबाव पड़ता है। अगर जो नहीं बैठ पाता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों को घुटने में दर्द होता है, वजन ज्यादा होता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ वो इस तरीके से बैठ जाए। देखिए ये इस तरीके से बैठे और क्या करे कि वो बार बार ये देखिए 1 और 10 काउंट तक इसी में रोके रहे। कॉन्स्टिपेशन देखिए पेट में बहुत अच्छा खिंचाव होगा। किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। हार्निया का पेशेंट नहीं होना चाहिए, बस हार्निया का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ये देखिए ऐसे करिए, 10 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आसानी से धीरे धीरे। फिर दूसरे साइड करिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा स्ट्रेच करके पूरा रोटेट करना है। इससे क्या होगा, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है, वैसे जब अपने शरीर को निचोड़ेंगे तो आपके जो आंतों में मल होगा, मल वेस्टेज होगा, जिससे तोंद बाहर निकलता है। तोंद इसी से बाहर निकलता है, जो वेस्टेज होता है उसी के कारण तोंद बाहर निकलता है। तो जो मल होगा, जो वेस्टेज होगा, वो आपके शरीर से बाहर नीचे की ओर शिफ्ट होगा और मल द्वार से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए हो गया, बहुत ही सरल विधि। और क्वेश्चन क्या है, लोअर बैक पेन के लिए बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ लोअर बैक पेन के लिए। चलिए लोअर बैक पेन के लिए बताते हैं, इसको भी ध्यान से देख लिए। लोअर बैक पेन के लिए क्या करेंगे, लेट जाएंगे। सबसे पहली चीज लेट जाइए, आराम से लेट जाइए। और क्या करेंगे, इसमें दोनों पैर मोड़ लेंगे। ठीक है, दोनों पैर मोड़ेंगे और हाथ को साइड में रख लेंगे, साइड में। सांस खींचते हुए पैर को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे और सांस को सामान्य करते हुए राइट साइड देखेंगे। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि इसको बार बार करने लगते हैं, जल्दी जल्दी करने से कमर दर्द और बढ़ जाएगा। आप इसको धीरे धीरे करिए, बस इसी में आनंद लीजिए, मुस्कुराइए, ध्यान करिए, सांस लीजिए सामान्य गति से। आप देखेंगे कमर में नीचे बहुत ही अच्छा प्रेशर पड़ेगा, पेल्विक बोन के पास। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जिनको है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिनको है,
उनके लिए बहुत लाभदायक है। पार्किंसन के पेशेंट, कब्ज की समस्या में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है ये क्रिया। ये पहला अभ्यास हो गया। दूसरा अभ्यास क्या करेंगे, एक पैर मोड़ के एक पैर सीधा मोड़ेंगे। दूसरा अभ्यास ये इस तरीके से। तीसरा अभ्यास लोअर बैक पेन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा अभ्यास है कि आप ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। एक पैर ऊपर उठाते हैं, ये इसको भी कर सकते हैं, ये देखिए दूसरी तरीके। आप देख रहे हैं सर, जिन्होंने प्रश्न पूछा है उन्होंने उसको सर जो है ये सर जो है हाँ, ध्यान रखिएगा कि इसको जल्दी जल्दी नहीं करिएगा, अपोजिट साइड करना है। इसमें रुके रहना है, आनंद लेना है, तो आपका कमर दर्द इसमें लाभ मिलेगा। और इससे मैं आपको बताऊं कि पैनक्रियाज से बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। जो शुगर के पेशेंट है तो देखिए यही पैनक्रियाज होता है, पेल्विक बोन से नाभि की ओर की जो क्षेत्र होता है इसमें पैनक्रियाज होता है। इंसुलिन का सेक्रेशन अच्छा होता है, सेल्स की सेंसिटिविटी बढ़ती है। दूसरे साइड करिए, बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही ज्यादा लाभदायक। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक बहुत इफेक्टिव बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही इफेक्टिव है। ये क्या करेंगे, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम होती है वो जरूर इसका अभ्यास करेंगे। साइटिका की प्रॉब्लम में क्या करेंगे, एक पैर को उठाएंगे और उसको ये मोड़ लेंगे और दूसरे पैर को पकड़ के, और ये देखिए साइटिका की जो प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे नसों में हिप में पेन होने लगता है, बैठने उठने चलने में समस्या होती है, पेल्विक बोन में पेन होने लगता है, टेलबोन में पेन होने लगता है। तो क्या करेंगे, एक पैर को देखिए, ध्यान से देखिए, जो बहुत ही ज्यादा वेट वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कम वेट वाले हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए, एक पैर को थाइस के पास रखेंगे नीचे और दूसरे पैर को ये ऐसे मोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, साइटिका की जो नर्व होती है वो पूरी स्ट्रेच होगी, और दोनों साइड से करेंगे, ऐसे थोड़ी देर प्रेस करके ऐसे रखे रहेंगे। वाह, बहुत सुंदर। फिर दूसरे साइड से भी करेंगे, दूसरे साइड से, दोनों साइड से करना जरूरी है, लेकिन जिस साइड से है उस साइड से ज्यादा करें। बहुत सुंदर अभ्यास, इस तरीके से करेंगे, आपके पेल्विक बोन में बहुत अच्छा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। और द्विपाद पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या, शुगर की, हाँ, जिनके घुटने में दर्द है और शुगर की भी समस्या है, घुटने में दर्द है, ध्यान रखिए, घुटने में भी दर्द है, शुगर की समस्या है, तो ये अभ्यास उनके लिए रामबाण है। देखिए ऐसे एक एक पैर से भी कर सकते हैं। ये एक पाद पवन मुक्तासन, जैसा नाम है वैसा काम है, पवन मुक्त आसन, यानी कि पवन मुक्त हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन जो भी कवर कर पाऊंगा आपको बता देता हूँ। ये हो गया आपका आसन रिलेटेड टू स्टमक हो गया, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज हो गया। आई एम आल्सो फ्रॉम लखनऊ, प्लीज शेयर योर नंबर आप चारू जैन मैम से ले सकती हैं। एंड यूरिक एसिड बैलेंसिंग के लिए बता दिया मैंने, साइटिका के लिए मैंने बता दिया, बिना आपने पूछा था लेकिन मैंने बता दिया। ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी के लिए मुद्रा एंड योगा, और ओवर वेट के लिए प्लीज, बहुत बढ़िया, मैं ओवर वेट के लिए बताता हूँ। प्लीज गिव डिटेल्स ऑफ योर प्रयाग सेंटर। ओके, मैं चारू जैन मैम से आप ले लीजिएगा। ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी के लिए मुद्रा और योग। हाथ पांव के ज्वाइंट दुख रहे हो तो कौन सा योग करें? डू यू थिंक योगा इज क्योर फॉर ऑल डिसीज? यस, हम सभी बीमारियों में समाधान इसका मिल सकता है, लेकिन बहुत ही सावधानी से करेंगे। पीके जैन जी ने प्रश्न पूछा है, इसको बहुत ही आसानी से अगर करेंगे तो, मैं बीमारियों से ग्रसित रहा हूँ और मुझे हर बीमारियों में मुझे लगता है, मेरा मानना है कि सभी बीमारियों में इसका समाधान है। हार्मोन का बैलेंस करने के लिए रेखा जैन मैं बताता हूँ, और भी मैं इतना बता देता हूँ, स्टिफनेस नेक एंड व्हाट रेमेडी, मुद्रा एंड साइटिका टू क्लियर द वॉइस। ओके, ठीक है, मैंने प्रश्न पढ़ लिया है, अब मैं एक एक करके बताता हूँ। लोगों ने मुद्रा पूछा है, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बहुत जल्दी बीच में बोल देता हूँ समझाते समझाते, ठीक है, क्योंकि कम समय ज्यादा कवर करने लगता हूँ। तो हमें क्या करना है कि एंजाइटी, ओवरवेट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी मुद्रा है प्रयोग में, कैसे कर सकते हैं, कौन सी मुद्रा है, बैठे बैठे कौन सा अभ्यास सकते हैं जिससे आपका वजन कम हो जाएगा। कितना बढ़िया है, मतलब बैठे बैठे वजन कम हो जाएगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें अधिक खाना नहीं खाना है, कि पता चला खाना खा रहे हैं और सोचेंगे सर ने तो बताया है बैठे बैठे वजन कम हो जाए, लेकिन हाँ लाभदायक जरूर है, ठीक है। तो उसमें मैं 2 मुद्रा बताऊंगा।
भोजन से पहले अपने पांचों तत्व को संतुलित करिए। ध्यान से देखिए, ये पांचों तत्व को संतुलित करिए। ये देखिए, भोजन से पहले आपको ये 5 मिनट अभ्यास करना है। ये देखिए, इस तरीके से ये आपको उंगली ऐसे रख के, ऐसे पकड़ के, ऐसे करके बैठे रहना। ये मुद्रा है। इसको करने से होता है क्या है, पंच तत्व संतुलित होते हैं। पहली बात तो भूख कम हो जाएगी। जैसे आपको भूख लगेगी और आप इसको लंबे समय तक करेंगे तो भूख कम हो जाएगी। मैं 12 बजे तक कोई खाना भी नहीं खाता, एक बार खाता हूँ, बहुत ज्यादा 2 बार खाता हूँ, और कितना भी खाओ सब पच जाता है। मैं अपने बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप समझ सकते हैं कि भोजन नहीं करेंगे तब पे भी आपके अंदर एनर्जी मेंटेन रहेगी। अभी मैं 6 से 7 108 बार सूर्य नमस्कार किया हूँ, 115 बार। लाइव सेशन था मेरा फेसबुक पर। उसके बाद तुरंत मैं आप लोगों के साथ अभ्यास कर रहा हूँ। ये 3 साल से लगातार 108 सूर्य नमस्कार हर रविवार को आयोजित कर रहे हैं। लखनऊ में तो हो ही रहा है, और भी भारत के और जगह भी, हरिद्वार, रायबरेली और भी कई जगह कर, गोरखपुर, कई जगह इनका सूर्य नमस्कार हर संडे अनवरत चल रहा है। बाईपास सर्जरी के बाद क्या सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? बाईपास सर्जरी के बाद सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? कहाँ पे सर्जरी हुई है? कहाँ पे? बाईपास हार्ट सर्जरी। नहीं, सुनिए, बाईपास सर्जरी पे सूर्य नमस्कार नहीं करना है। ठीक है, आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसमें आपको स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, आपको मैं अलग से, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं अभ्यास बता दूंगा। बाईपास सर्जरी में आपको ऐसा कोई भी अभ्यास नहीं करना है जिसमें आपके चेस्ट पे प्रेशर पड़े। आगे झुकने वाला अभ्यास नहीं करना है। पहली बात ध्यान रखेंगे, बाईपास सर्जरी वाले ध्यान रखेंगे कि आगे झुकने वाला अभ्यास ज्यादा हमको नहीं करना होता है। दूसरी चीज, बाईपास सर्जरी वाले प्राणायाम पे ज्यादा जोर दें। कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, भस्त्रिका का अभ्यास बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, भस्त्रिका का अभ्यास अगर करना है तो बहुत ही धीरे धीरे कर सकते हैं ऐसे। बाईपास सर्जरी वाले उड्डयन बंद का अभ्यास करा करें। बाईपास सर्जरी वाले भोजन और डाइट पे ज्यादा ध्यान दें। बाईपास सर्जरी वाले मुद्राओं का अभ्यास करें। बाईपास सर्जरी वाले मंत्र योग का अभ्यास करें। ये सब अभ्यास करके बाईपास सर्जरी वाले अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर पहले ध्यान देते तो और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हो गई तो उससे हम मैनेजमेंट करेंगे। मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनकी 7 बार हृदय का ऑपरेशन हुआ है। आप उनसे मिल भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। 7 बार हृदय का ऑपरेशन, 3 बार लीवर का ऑपरेशन, फिर भी प्रत्येक दिन योगाभ्यास करते हैं और स्वस्थ। ठीक है, और एक अच्छी डांसर हैं सत्या। नहीं, योगाभ्यास तो मैं डेली करता हूँ जी। भाई साहब, नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह, जो इफेक्ट करते हैं लोअर सिस्टम को, चल नहीं सकते हैं, वॉकिंग व्हीलचेयर पे है, उसके लिए कुछ? आवाज आपकी क्लियर नहीं, चलने फिरने में समस्या होती है भाई साहब। नर्वस सिस्टम के लिए पूछ रहे हैं ये। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, नर्वस सिस्टम। ब्लड प्रेशर कैसा है सर? ब्लड प्रेशर बराबर है? ठीक है सब। ब्लड प्रेशर सामान्य है? बराबर है। तो अगर देखिए ब्लड प्रेशर सामान्य है तो नर्वस सिस्टम को अच्छा बनाए रखने के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। नर्वस सिस्टम, आज की नर्वस सिस्टम की लोगों की समस्या बहुत ही ज्यादा होती है। तो नर्वस सिस्टम की समस्या को ठीक करने के लिए कपालभाति, भस्त्रिका बहुत ही अच्छा होता है। उसका रीजन यह होता है, मस्तिष्क में ब्लड की कमी के कारण से सर्कुलेशन नहीं होता है और एनर्जी का फ्लो नहीं होता है जब ब्रेन में, तो उससे नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो उसके लिए जो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे कान के पास ध्यान से सुनिएगा, कान के पास हमारे लिम्फेटिक नर्व होते हैं। लिम्फेटिक नर्व जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और जो ब्रेन को सिग्नल देते हैं। तो क्या करना है, हमको कान को बाहर से अंदर की ओर प्रेस करना है। ध्यान से सुनिएगा, नर्वस सिस्टम के लिए जिनका सर भारी हो, माइग्रेन की समस्या हो ना, और भी ढेर सारी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ध्यान से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कान को बाहर से अंदर की ओर, ये देखिए ऐसे 1 मिनट तक करिए। आप करिए, अभी आपको आनंद आएगा। करिए, मेरे साथ करिए। कान को बाहर से अंदर की ओर हल्का
करिए मेरे साथ, देखिए आपको हल्का महसूस होगा। ऐसे सर में भारीपन है, आपको हल्का महसूस होने लगेगा। सर में भारीपन है, हल्का महसूस होने लगेगा। करिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कान को हल्का रब करिए, रब करिए, रब करिए बहुत अच्छे से। कान को रब करिए, रब करिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। कान को रब करिए, हल्के हाथों से कान को रब करिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही आनंद आता है और ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। हल्का हल्का दोनों हाथ को वाइब्रेट कराइए, फास्ट फास्ट वाइब्रेट, एकदम बहुत तेजी से कान को वाइब्रेट कराइए। पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, रिलैक्स। ठीक है, देखिए ये मैंने जो बताया, कान को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रब करना और वाइब्रेट करना, जिससे क्या होता है ब्रेन को, अगर आप करेंगे, आप करिए 5 मिनट में, आपको लगेगा कि हाँ सचमुच में ब्रेन में एनर्जी आ गई। आपको नींद अगर लग रही है तो कम लगेगी। एक क्वेश्चन ये है कि गले में भारीपन होना, कितना टाइम करना है ये, कितना टाइम करना है? एक क्वेश्चन ये कान का कितना टाइम करना है, कितना टाइम करना है ये, कितना टाइम करना है? कान का जो है वो कितना टाइम करना है? पॉज हो गया। एक मिनट हम करवा रहे हैं। पॉज हो गया उनका वीडियो। चारू दीदी क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ एक मिनट उनका वीडियो पॉज हो गया, मैं उनको भी सही हो गया। हाँ कितना टाइम करना है? वज्रासन और मंडूकासन कर सकते बाईपास वाले क्या? कितना टाइम करना है? कान का कितना टाइम करना है? बाईपास वाले नहीं कर सकते, वज्रासन कर सकते हैं, मंडूकासन नहीं कर सकते हैं बाईपास वाले। ध्यान। हेलो चारू दीदी, ये चारू दीदी, हाँ अभी म्यूट रहिए, अभी बताते हैं, आपके क्वेश्चन का भी आंसर पूछते हैं। पीसीओडी के लिए कोई योगा आसन है क्या? पीसीओडी चारू दीदी मैं भी पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल पूछिएगा, अभी एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाए फिर आप भी पूछिएगा। कान का कितना टाइम करना है? मैं पूछा कान का कितना टाइम करना है? ये कान वाला अपनी आवश्यकता के अनुसार अभी 5 मिनट जब करके देखेंगे, इसका घड़ी लगा के करिएगा। घड़ी लगा के जब करेंगे तभी आपको ज्यादा फायदा महसूस होगा। इसलिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं और ऐसा लगता है कि 5 मिनट मैंने कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप 5 मिनट स्टार पर लगाइए, फिर करिए और फिर हमको बताइए कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ। आपको निश्चित ही फायदा होगा। मैंने 8 से ज्यादा पार्किंसन पेशेंट को ये एक्सपेरिमेंट किया है। पार्किंसन पेशेंट को ब्रेन में सिग्नल नहीं जाता है, उनको लैट्रिन पेशाब हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, लेकिन उनको मैंने 1 महीना अभ्यास कराया। मेरे YouTube चैनल पे आप वीडियो भी देख सकते हैं। 1 महीना मैंने अभ्यास कराया और उनको लाभ मिला है, बहुत ही ज्यादा लाभ मिला है। YouTube चैनल से। थैंक यू सर पीसीओडी के लिए आसन, पीसीओडी के लिए मैं आसन बता देता हूँ। पीसीओडी के लिए देखिए, पीसीओडी के लिए क्या होता है, हमारे योग ग्रंथों में बताया गया मूल शोधन यानी मल मूत्र के जो द्वार होते हैं उनका शोधन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मल मूत्र के द्वार का शोधन तो आवश्यक होता है। दूसरी चीज ये है कि उसमें आप खाली समय में जब आपके आसपास कोई ना हो, तो हमारे ऋषि मुनि ने बताया है कि कम से कम कपड़े पहन के थोड़ी देर उसमें घूमते हैं, तो उससे भी हमारा उधर का वायु का प्रवाह होता है, अपान वायु का प्रवाह होता है, तो उससे भी अपान वायु की जो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उसके बाद ये आसन का अभ्यास देखिए। आसन ये इसको कहते हैं बंद कोणासन। ठीक है, बंद कोणासन। ये आसन, इसको बटरफ्लाई ऐसे जो करते हैं ना, ये तो किया, लेकिन इससे आप होल्ड करेंगे तो ज्यादा फायदा करेंगे। होल्ड करके आप ऐसे बैठेंगे। और ज्यादा अगर लाभ लेना है, अगर आप स्वस्थ हैं, आपको बैक पेन नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो पीसीओडी में क्या करते हैं, आप इसमें आगे झुक सकते हैं और ऐसे आप लेट जाइए। इसको लेटने से क्या होगा कि जननांगों पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है, मल मूत्र द्वार पे प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेचिंग पर पूरी स्ट्रेचिंग होती है, और जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है, जो भी उसमें एनर्जी का फ्लो रुका रहता है, प्राण का फ्लो बंद रहता है,
इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। हम इस पे चर्चा नहीं करते हैं और इसके कारण से बहुत ही ज्यादा अशिष्ट वगैरह की समस्या और भी ढेर सारी बीमारियां होती हैं। तो हमें इन सब चीजों के अभ्यास के बारे में चर्चा करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है, बंद कोणासन। उसके अलावा एक होता है गोमुख आसन। देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या करते हैं, गोमुख आसन का अभ्यास करते हैं। इसमें एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना रख लेते हैं। जिनके घुटने में दर्द होगा वो इस अभ्यास को बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। एक घुटने का दूसरे घुटना का रखेंगे, दोनों पैर साइड में रख लेंगे और इसको जमीन पे रख लेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे। ये देखिए, गाय की तरह मुख बन रहा है, इसलिए इसको गोमुख आसन कहते हैं। इसके आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे, ये गोमुख आसन है। गोमुख आसन करने से क्या होता है कि हमारा जो मूत्र द्वार होता है, मूत्र द्वार में लॉक लग जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, मुख्य रूप से 10 छिद्र होते हैं, शरीर के 10 बड़े छिद्र होते हैं, जिसमें मल मूत्र का द्वार प्रमुख होता है। आंखें, मुख, 2 आंख हो गई, 2 कान हो गया, 2 नाक हो गया, मुंह हो गया, नाभि हो गई, मल मूत्र का द्वार हो गया। इससे हमारे शरीर से ऊर्जा अंदर जाती है और इसी से शरीर से, इसी छिद्रों के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर आती है। अगर इस पे हम लॉक लगा लेते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति जो होती है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है। यानी कि अगर इस पे हम लॉक लगा लें, बंद लगा लें, तो हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। जैसे आंतरिक शक्ति बढ़ती है तो हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है। तो इसलिए हमें मल मूत्र के द्वार को लॉक लगाने के लिए ये एक मुद्रा होता है, जिसमें हमारा जो मूत्र द्वार होता है इसमें लॉक लग जाता है। इसमें एनर्जी बाहर की ओर सेक्रेट नहीं होती, जैसे जिसको प्रदर रोग कहते हैं, ल्यूकोरिया नामक बीमारी होती है, या हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो उसमें गोमुख आसन बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। दूसरा ये आसन हो गया बंद कोणासन। तीसरा हो गया, जिनको घुटने में समस्या नहीं है, जिनको घुटने में समस्या नहीं है वो वज्रासन में बैठ के और ये बाल आसन का अभ्यास करें। सफेद आसन का अभ्यास, बाल आसन का अभ्यास, योग मुद्रासन का अभ्यास। 5 मिनट कम से कम एक आसन में जरूर रुकना है। ऐसा नहीं कि 3 से 5 मिनट, बहुत ही सरल आसन है। स्थिरम सुखम आसनम। आसन का मतलब नहीं होता जैसे कि आजकल लोग योग कराते हैं कि हाँ ये कराया वो कराया और इसके बाद ये खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। आसन का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि प्रयास करिए, प्रयत्न तैथिल्य, मतलब आपको प्रयास करना है, शिथिलता होनी चाहिए, चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का शरीर पे तनाव नहीं होना चाहिए, आनंद महसूस होना चाहिए। उस आसन में अगर लंबे समय तक आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारी बीमारी दूर हो जाती है। अगर मैं तो आपको कहूंगा कि सिर्फ आप वज्रासन 15 मिनट घड़ी लगा के, स्टॉपवॉच लगा के 15 मिनट एकदम ऐसे बिना हिले, न श्वास लीजिए न श्वास छोड़िए, न श्वास लीजिए न श्वास छोड़िए, जो आ रहा है जा रहा है आने दीजिए, प्रेशर नहीं देना, सामान्य प्राकृतिक श्वास, बैठे रहिए। 15 मिनट अगर आप बैठेंगे तो मेरा ये अनुभव है, मैं बीमारियों से ठीक हुआ हूं, इसलिए मुझे अनुभव है, ये मैं खुद अपने शरीर पे प्रयोग किया हूं। तो ये आप प्रयोग करके आप देखिए, किसी भी मुद्रा में, जरूरी नहीं वज्रासन में, आप ऐसे करके बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, दीवार का सहारा ले लीजिए, ये ऐसे दीवार का सहारा ले लीजिए और ऐसे बैठिए। हिलिएगा नहीं, लेकिन हिलना नहीं है, हिलिएगा नहीं। अगर आप 15-20 मिनट बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लो हो जाती है। आसन वर्क लाइक एंटीना, आप एंटीना की तरह कार्य करता है। जैसे एंटीना सिग्नल रिसीव करता है, वैसे आसन भी एंटीना की तरह कार्य करता है। अगर हम एक आसन में शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, जैसे महावीर जैन बैठे थे, महात्मा बुद्ध बैठे थे, स्वामी विवेकानंद बैठे थे, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मूर्ति बैठे थे, एक आसन में ऐसे बैठे थे, ऐसे बैठे थे, ऐसे बैठे थे, या ऐसे बैठे थे, बस बैठे थे, कुछ करे थोड़ी नहीं उन्होंने, लेकिन वो हजारों वर्षों तक जीते थे, 500 वर्षों तक जीते थे। मतलब अभी देवराहा बाबा के बारे में जाना जाता है कि उनकी उम्र के बारे में कोई जानता ही नहीं था, कितने उम्र तक वो जिए। तो हमें भी योग को 1 घंटे करने का कोई विषय नहीं है कि 1 घंटा किया ठीक हो गया, नहीं। योग को जीवन में उतारने का विषय है। आप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, एक हाथ से मुद्रा किए हैं, अपना ज्ञान मुद्रा किए हैं, मस्तिष्क का तनाव दूर हो रहा है, मस्तिष्क का तनाव दूर हो रहा है, खाना खा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन गले से है, गले में भारीपन, आवाज में जो भारीपन आ जाता है ना महिलाओं के लिए, ये आजकल कॉमन समस्या हो गई कि महिलाओं की आवाज में थोड़ा भारीपन आ गया, तो उसके लिए कोई है कुछ क्रिया?
हाँ बिल्कुल, इसमें ये है कि अगर महिलाओं के गले में भारी हेयर फॉल के लिए भी कोई मुद्रा है? कोई पूछ रहा है? हेयर फॉल के लिए भी कोई हाँ मुद्रा है? बिल्कुल, जी उसके लिए भी है। और ये पहले गले के लिए मैं बता दूं कि गले के लिए अगर खराश आ रहा है तो क्या करेंगे, ये गले को स्ट्रेच करेंगे। देन ये आप ध्यान से देखिए, गले में खराश का उपाय, ये 3 उंगली, ऐसे 3 उंगली ध्यान से। थायराइड में भी बहुत फायदा करता है, जिनको थायराइड है ध्यान से सुनिए, गले को स्ट्रेच करिए। वोकल कार्ड पे ये ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हल्के हाथ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हल्के हाथ। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि वहां अभी देखिए गले में खराश है और आप ऐसे थोड़ा रब करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद बोलिए, मतलब पूरी आवाज अच्छी हो जाएगी। पूरी वोकल कॉर्ड पे करना है कि खाली गले पे, ये नीचे यहीं पे ही करना है कि पूरी पे आएगा? क्लॉकवाइज और एंटी ये सरल अभ्यास है, सर ओवरवेट के लिए प्लीज बताइए ना। ओवरवेट के लिए तो मैंने बताया ना, पृथ्वी मुद्रा को दबा दीजिए। ये देखिए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो पृथ्वी मुद्रा जो है, पृथ्वी मुद्रा अगर टिप पॉइंट पे टच करेंगे तो क्या होगा, वजन संतुलित होगा। और अगर पृथ्वी तत्व को दबा दीजिए, देखिए दबा के रखिए पृथ्वी तत्व को, ये लिटिल फिंगर के बगल वाली जो पृथ्वी तत्व है, लेकिन ये मत सोचिए बहुत जल्दी प्रभाव नहीं करता, ये रेगुलर करना है आपको, रेगुलर करना है। ये देखिए पृथ्वी तत्व को इसको दबा के रखिए, मुद्रा है ये, पृथ्वी मुद्रा इसको कहते हैं, ठीक है। इसको दबा के रखेंगे तो वजन ज्यादा बढ़ने नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, डाइट का रोल भी है, ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे क्या होता है ना, बहुत लोग कहते हैं कि सर हम कुछ खाते नहीं है फिर भी वजन बढ़ता है, तो उनके लिए ये है, ये उनके लिए है। और हाँ, बहुत ज्यादा खाते हैं, अगर वो रेगुलर अभ्यास करेंगे तो भूख कम लगेगी, पृथ्वी संतुलित होगा, पृथ्वी तत्व, और वजन नियंत्रित रहेगा। ये देखिए पृथ्वी मुद्रा है, ठीक है। ये जो आपका ये मिडिल फिंगर है ना, जिसे चंदन लगाते हैं, चंदन इसी से तो लगाते हैं, रिंग फिंगर से चंदन लगाते हैं, इसलिए क्योंकि पृथ्वी संतुलन, स्थिरता लाती है, पृथ्वी स्थिरता लाती है, ठीक है। तो इसीलिए रिंग फिंगर से चंदन लगाते हैं। स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। पूजा पाठ करना है ना तो शांत हो जाओ, अच्छे काम में लगना है तो शांत हो जाओ। तो इसलिए पृथ्वी तत्व का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी तत्व को दबा के रखेंगे तो स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और वजन भी नियंत्रित हो जाएगा, और ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे रहेंगे। यहाँ ऐसे करके घुटने पे रख के बैठ सकते हैं, ठीक है। खाली ऐसे 15 मिनट प्रत्येक दिन करिए, और 1 महीने बाद हमको बताइए कि कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन नियमितता बहुत जरूरी है, अगर गैप होगा तो रिजल्ट की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, ठीक है। नियमितता यानी कि रेगुलर अभ्यास बहुत जरूरी है, रेगुलर अभ्यास। जैसे दवा का डोज आप लेते हैं कि आपको छोड़ना नहीं होता है, उसी तरीके से योग का भी डोज लेते रहिए अपने जीवनचर्या में, अपने दिनचर्या में। 15 मिनट एक साथ करना है ना, 15 मिनट के लिए एक साथ करना है ये मुद्रा, बराबर? हाँ बिल्कुल। आप सोने से पहले कर सकते हैं, सोने से पहले 15 मिनट अभ्यास कर लीजिए ना। प्रशांत भैया किसी ने पूछा है, सर पेट साफ होने के लिए बोलिए ना। प्रशांत भैया किसी ने पूछा है अच्छी नींद के लिए आप बता दीजिए, कोई मुद्रा बता दीजिए कि नींद अच्छी आ जाए। पेट साफ होने के लिए भी बोलो ना। अब ये बताऊंगा। थायराइड में वोकल गार्ड पे मसाज करना है कैसे? पेट साफ होने के लिए बताइए। हेलो सर, पेट साफ होने के लिए बोलिए ना। हेलो सर, थायराइड में वोकल गार्ड पे 3 उंगलियों से मसाज करना है क्या? हाँ जी। मैं नींद के लिए बता दे रहा हूँ कि नींद के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप अगर जैसे ब्लड प्रेशर है, तनाव ज्यादा है, तो आप फिटकरी पानी गर्म करके उसमें पैर रख के थोड़ी देर बैठिए 5 मिनट सोने से पहले। ब्लड को मैं क्योंकि साइंस का छात्र हूँ, तो मैं आपको, अगर जो साइंस के छात्र होंगे, साइंस का पढ़ाई किए होंगे तो उनको पता होगा
कि फिटकरी और ब्लड का चार्ज अपोजिट होता है, ठीक है। तो मैसेंजर ब्लड होता है, जब ब्रेन में रुका रहता है, ब्लड में क्लॉटिंग हुई रहती है ब्रेन में, तो नींद नहीं आती, ठीक है। तो नींद नहीं आती तो अगर आप ब्लड को फिटकरी पानी करके उसमें पैर ऐसे रख दीजिए, ठीक है, पैर रख के बैठ जाइए थोड़ी देर तक, 5 मिनट तक गर्म करके गुनगुना करके, तो क्या होगा, पूरा ब्लड सर्कुलेट होने लगेगा और जो गंदगी वाली ब्लड होगी वो नीचे उतर जाएगी। जैसे गंदे पानी में फिटकरी डाल दीजिए, गंदे पानी में फिटकरी डाल दीजिए, पहला प्रयोग करके देखिए, गंदे पानी में फिटकरी डालिए, उसको देखिए क्या होता है। वो फिटकरी जैसे ही डालेंगे 5-10 मिनट बाद पूरी गंदगी नीचे बैठ जाती है, यानी कि वो शांत हो जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में 70% तो पानी ही पानी है, तो अगर फिटकरी पानी को गर्म करके कर देते हैं तो हमारे जो शरीर में गंदगी होती है वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो जाती है, मानसिक तनाव कम हो जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर हो जाती है और नींद जल्दी आ जाता है। उसके साथ साथ तीसरी शीतकारी चंद्रवेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो नींद अच्छी आएगी। बाकी मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, थकान होगी तो अच्छी नींद आएगी, जम के मेहनत करिए, कोई भी गलत काम मत करिए तो नींद बहुत अच्छी आएगी, सुकून की नींद आएगी। मैं बिस्तर पे सोता हूँ, पता नहीं चलता कब सो जाता हूँ, ठीक है, और सोता हूँ तो 24 जागता भी रहता हूँ, मैं बहुत कम सोता हूँ। जो हमको जानते हैं वो जानते हैं कि मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोता हूँ। अभी जैसे कल 2 बजे सोया हूँ और 4 बजे से मैं जगा हुआ हूँ, दिन भर मैं काम करूंगा, ये आदत सी पड़ गई है अब, ठीक है। तो असल बात में सोने से नींद नहीं पूरी होती है, सही तरीके से सोएंगे तब नींद पूरी होगी। अगर आप तनाव में सोएंगे तो आप 5-6 दिन सोइए, 5-6 दिन लगातार सोइए, नींद नहीं पूरी होने वाली। आप सुकून से सोइए, सुकून से सोइए एकदम, जैसे इसको कहते हैं ना घोड़ा बेच के सो रहे हैं, तो घोड़ा क्या है, घोड़ा हमारी इंद्रियां हैं, हमारे विचार हैं, उनको बेच दीजिए। बेच दीजिए का मतलब ये है कि अपने भगवान को समर्पित कर दीजिए, ईश्वर प्राणिधान, हे भगवान हमारे पास जो भी तनाव है हमसे नहीं झेला जा रहा है, आप अपने पास रखिए, हमसे नहीं झेला जा रहा है तो उसको अपने पास से हटा दीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए। हेयर फॉल बचने के लिए प्रत्येक दिन योगाभ्यास करिए, आपने ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन पूरा पहुंचे इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास करिए। इन्वर्जन आसन, जैसे ये सर्वांगासन, हलासन और ये आसन, इन आसनों का अभ्यास करिए, बहुत ही सरल है, आसानी से अभ्यास कर सकते हैं और आसानी से अभ्यास करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। चारू मैम अब क्लास समाप्त किया जाए। ट्रांसप्लांट हो चुका है उसको कौन सा योगा करना चाहिए? किसके लिए? किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है उसको कौन सा योगा करना चाहिए? किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, अभी इनकी उम्र 36 साल है और इनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, तो इसके लिए कौन सा योगा करना उचित रहेगा? दोनों खराब हो गई थी। हाँ, दोनों इनकी खराब हो गई थी, तो एक किडनी इनकी ट्रांसप्लांट हुई है जो कि सही है, तो अब इनके लिए कौन सा योगा या कोई मुद्रा ऐसी हो जो आगे के लिए प्यूरिफाई रहे इनकी किडनी? हम जब इनकी 36 साल एज है तो इनको आसन बताएंगे ना, वो मुद्रा इसके लिए बताते हैं कि जो न कर पाए उनके लिए, जो कर पाएंगे तो उनको तो आसन करना चाहिए ना। ठीक है, तो ये एक आसन है शुगर में और किडनी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इस तरीके से बैठते हैं और ये एक हाथ पीछे रखते हैं और ये हाथ ऊपर उठा के ये इस तरीके से, ये वक्रासन, ठीक है, दोनों साइड से, दोनों साइड से, हाँ वक्रासन, वक्रासन। और किडनी के रोग के लिए कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, अनुलोम विलोम, शशक आसन, धनुरासन, ये सब फायदा बहुत करता है, बहुत बढ़िया। जिनकी डायलिसिस होती रहती है वो भी कर सकते हैं, डायलिसिस होती रहती है, किडनी की प्रॉब्लम रहती है, मैंने उनको भी कराया है, मेरे पास तो डायलिसिस के पेशेंट भी आते रहते हैं, यहाँ पे उनको क्या कहते हैं इंजेक्शन लगा रहता है, फिर भी वो अभ्यास करते हैं। मेरे केंद्र पे तो आते हैं अच्छे, यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहता है, डायलिसिस होता है उनका, लेकिन फिर भी वो अभ्यास करते हैं, उनको बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। बहुत बढ़िया आपने भैया आज पूरा सेशन ले लिया और सबको इतना लाभ मिला है कि उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। आपने अपने इतने व्यस्ततम समय से समय निकाला
और हम इनके बारे में आपको कितना बताएं और क्या बताएं, मुझे तो लगता है शब्द ही कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जब इन्होंने, हम आपको एक बार बताएं, हाँ संगीता जी एक मिनट, हम आपको बता दें कि इनको एक बार प्रॉब्लम हुई थी, पूरे शरीर का हीमोग्लोबिन बिल्कुल खत्म हो चुका था, मतलब 2 हीमोग्लोबिन बचा था। डॉक्टर ने कहा था ये लड़का अब जीवित नहीं बचेगा। इन्होंने और ये इंजीनियरिंग के छात्र थे, है ना भैया, इंजीनियरिंग के छात्र थे, और डॉक्टर ने बोल दिया था ये लड़का जीवित नहीं बचेगा। इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से किसी से योग सीखने नहीं गए, इन्होंने सिर्फ स्वयं पढ़ाई की और इन्होंने सोचा कि नहीं मैं जीवित रहना चाहता हूँ और मैं जीवित रहूंगा और योग के बल पर ही जीवित रहूंगा और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। तो इन्होंने पूरा उसको पढ़ करके और योग से ही, मतलब पढ़ के इन्होंने योग सीखा, करा, गांव में रह करके किया, और उसके बाद आज ये इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं लेक्चर देने योग पर सिर्फ, और बहुत सरल स्वभावी हैं। जरा भी इनके अंदर ये नहीं है कि हाँ मुझे इतना आता है तो मैं उसका घमंड करूं। और मेरे एक फोन कॉल पे, मैंने आज सुबह इनको 5 बजे भैया को फोन किया, हमने कहा भैया आज अगर आप सेशन ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा। एक फोन कॉल पर ये अपने व्यस्ततम जो और इनके थे प्रोग्राम, वो अपने कोऑर्डिनेटर्स को दे करके ये यहाँ पर आ गए। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको भैया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चारू दीदी जी, एक संगीता जी कुछ पूछना चाहती है भैया, इसका आंसर आप दे दीजिए। हाँ संगीता जी वो दीदी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो मानसिक बेचैनी बहुत रहती है और दिमाग में विचार बहुत ज्यादा चलते हैं और नेगेटिविटी भी बहुत होती है, तो उसके लिए क्या उपाय करें? मानसिक बेचैनी रहती है और विचार बहुत चलते हैं। जी, विचार देखिए, मननाथ तारते मंत्र, मननाथ तारते इति मंत्र, यानी कि मन का जो प्यूरिफिकेशन होता है, मन में जो बहुत विचार आते हैं उनको शांत करने के लिए मन में कुछ करते रहिए। ठीक है, मन में कुछ करते रहेंगे तो आपके मन में विचार आएंगे नहीं। तो मंत्र बढ़िए, मंत्र आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या ओम उच्चारण, नमः शिवाय, कुछ भी, कोई भी मंत्र, जैन धर्म का मंत्र, कुछ भी हो, आप मंत्र लगातार पढ़ते रहिए। जब मन में मंत्र पढ़ते रहेंगे, मन का स्वभाव होता है कि एक समय में 2 काम कर ही नहीं सकता है। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, वैसे एक मन में 2 विचार एक साथ नहीं रह सकता। एक समय में एक साथ एक मन में 2 विचार नहीं रह सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। योग दर्शन में ऐसा बताया गया है। तो मननाथ तारते इति मंत्र, मन को तारण करता है, मन को प्योर करता है, मन को शुद्ध करता है मंत्र। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र तो मैंने बताया ही, फिटकरी पानी को गर्म करके पैर उसमें रखिए। आपके मानसिक तनाव का जो कारण है, मैसेंजर ब्लड जो होता है ना, ब्लड ऊपर चढ़ जाता है, दिमाग में रुका रहता है, वही बार बार दिमाग में विचार उत्पन्न करता है। मैसेंजर ब्लड, साइंस की भाषा में मैसेंजर ब्लड होता है। ठीक है, वो ब्लड ऊपर थॉट पैदा करता है। तीसरा, रेगुलर प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। ठीक है, हमेशा अच्छे कार्यों में लिप्त रहिए। ठीक है, बच्चों के साथ खेलिए, छोटे बच्चे हों उनके साथ अगर कहीं मिल जाए तो उनके साथ खेलिए। इतनी शरारत करते हैं कि विचार आएंगे नहीं। ठीक है, मतलब आप जो है, हम बहुत खेलते हैं बच्चों के साथ, हम बहुत खेलते हैं। मतलब आपको ये मैं बताऊं कि जिसको बूढ़ा नहीं होना है, बचपन को जिंदा रखिए। मेरा तो सूत्र है कि जिनको बूढ़ा नहीं होना है, बचपन को जिंदा रखिए, बचपन के साथ खेलिए। जो बचपन के, यानी बचपन मतलब 55 के नहीं होने हैं तो बचपन में जाइए। ठीक है, नहीं तो 55 के हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों के साथ खेलिए। मैं बच्चों के साथ बहुत खेलता हूँ और खूब शरारत करता हूँ, मतलब इतना कि अगर कोई देखे कि अरे ये सर शरारत करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके मन को शुद्ध रखने के लिए, मन को प्योर रखने के लिए, मैं चाहता हूँ ना, चित्त प्रसादन, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। बच्चों को तनाव होता ही नहीं, मतलब वो कुछ भी कर देंगे, उनसे क्या मतलब है किसी चीज से। ठीक है, वो एकदम प्रसन्नचित्त रहते हैं हमेशा। सर फोड़ दे किसी का, तब पे भी खुश रहेंगे ना। ठीक है, दीवार तोड़ दे तब पे भी खुश रहेंगे। मोबाइल को नहला देते हैं साबुन से, ठीक है, बढ़िया से एकदम नहला देते हैं, बढ़िया खुश रहते हैं, उनको मजा आता है। तो क्योंकि उनके पास तनाव नहीं है। ठीक है, तो बच्चों से सीखने की हमको जरूरत है। अगर आप बच्चों के साथ खेलती हैं तो आप बहुत ही प्रसन्न रहेंगी, ये मेरा मानना है, मेरा प्रयोग है। मैं केंद्रीय विद्यालय में योग टीचर रह चुका हूँ, बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। लेकिन हाँ, उनकी परेशानियों से, उनकी क्वेश्चन से परेशान मत होइए, उनके साथ खेलिए, उनके जो प्रश्न है ना उनके साथ खेलिए, आप आनंद लीजिए। ऐसे कि मतलब सब मेरा ब्रेन बहुत सुस्त रहता है, मेरा ब्रेन कुछ करना नहीं चाहता, मेरा ब्रेन बहुत सुस्त रहता है,
अंदर बिल्कुल कुछ भी काम करने को मेरा मन नहीं होता, ब्रेन बिल्कुल सुस्त रहता है, जकड़ता है, अंदर से जकड़न होती है सिर में बहुत। रेगुलर आप थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मिनट योग करिए, थोड़ा शेर की तरह आवाज निकाला करिए ऐसे। ऐसे शेर की तरह रोज आवाज निकाला करिए, उससे क्या होगा, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक बार करिए मैम, एक बार करिए, कैसे करती हैं देखें। संगीता मैम अनम्यूट हो गई हैं आप अनम्यूट हो जाइए। संगीता जी आप अनम्यूट हो जाइए। हो गई। हाँ अभी बोलिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। इस तरीके से आप 5-10 बार करिए। ये देखिए गले में गंदगी निकल रही है बाहर, देखिए तुरंत निकलना, तुरंत प्रभाव डालता है। ये गले में कमी है, गले में कमजोरी है। खांसी का मतलब बीमारी नहीं है, खांसी का मतलब गले में कमजोरी है, वो बाहर निकल। जिनको थायराइड बहुत ज्यादा होता है ना, उनको खांसी तुरंत आती है अगर सिंहासन करे। मंजू चलिए ठीक है, अब हम शांति मंत्र करेंगे। चलिए अब इस क्लास समाप्त करेंगे, नहीं तो फिर 2-3 दिन बीत जाएगा। आप YouTube में है क्या भैया जी? YouTube में आपके वीडियो है? हाँ YouTube चैनल है। मेरा नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है? नंबर हमने चैट बॉक्स में डाल दिया है प्रशांत भैया का। थैंक यू। ओम उच्चारण करेंगे, चलिए सभी लोग ओम उच्चारण करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी लोग चारू दीदी से मेरा नंबर ले सकती हैं और अपने प्रश्न जो भी हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमेशा पूछ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी और मैं आप लोग को उसको बताने का प्रयास करूंगा। और ये अवसर देने के लिए चारू मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतने लोगों से बात करने का अवसर मिला आज मुझे। ठीक है, नहीं भैया आपका धन्यवाद कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाला यहाँ पर आए। योग दिवस है, योग दिवस में आपने यहाँ पर हम लोग को समय दिया, इसका बहुत। और ये हम तो अभी इनकी उपलब्धियां आपको बताएं तो शायद 15-20 मिनट निकलेगा, लेकिन समय कम है इसलिए हम नहीं बता पा रहे कुछ इनके बारे में ज्यादा। और ये इंटरनेशनल लेवल के योगा टीचर हैं और ये इतने अच्छे अच्छे आसन कर लेते हैं जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। दीदी दोबारा बुला लीजिए इनको, एक बहुत संडे नॉलेजेबल है, बहुत नॉलेजेबल है। हर संडे को बुला लीजिए, वीक में एक बार, एक बार। हाँ भैया जी पूछते हैं यो, अगर प्रशांत भैया आपको अगर समय हो तो आप हर संडे अगर रख ले यहाँ पर 7 से 8 1 घंटा, बस 1 घंटा। हाँ बहुत इनमें नॉलेज बहुत है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं हर चीज। ये अपना जी गांव का हूँ ना, अभी देखिए गांव में हूँ, यहाँ पे ये देखिए पूरा गांव है मेरा इधर, तो यहाँ पे सब सीख जाता हूँ। अभी क्वारंटाइन में है इस समय, गांव पर अपने घर पर ही है और घर से ही विदेशों तक शिक्षा दे रहे हैं। अभी हम गांव में नहीं आ सकते, आप टीवी पे आ जाइए, इस पे स्क्रीन पे आ जाइए। फेसबुक लाइव पर भी तो आते हैं भैया, आप उसका लिंक अगर शेयर कर दीजिए फेसबुक लाइव पर। हाँ वेरी गुड, वो कर दीजिए। मैं शेयर कर दूंगा, चारू मैम को शेयर कर दूंगा। और आज मैं दूरदर्शन 2 बजे दूरदर्शन पे भी मेरा प्रोग्राम आएगा, मनुष्य योग और प्रकृति में सामंजस्य कैसे बैठाएं। 2 बजे हमारा दूरदर्शन पे कार्यक्रम आएगा, लाइव प्रोग्राम। बहुत बढ़िया।
आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें और जो भी प्रश्न हो हमेशा पूछें, जो भी मैं कार्य करूंगा वो कर सकूंगा करूंगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। DD1 पे मैं भी ग्रुप में शेयर कर देता चाह रहा हूं। DD1 पर आएगा आज, DD1 पर। आप सोच लीजिए अब ये नेशनल टीवी पर आए और हमारी स्क्रीन पर आ गए छोटे सी। चारू दीदी थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना सोचा। दोबारा आ जाना भैया। बिल्कुल बिल्कुल, इनका प्रेम और वात्सल्य है जो ये यहाँ पर आ गए। ठीक है ठीक है। सभी को जय जिनेंद्र। थैंक यू धन्यवाद। नमस्ते जय जिनेंद्र। अच्छा सेशन था। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। थैंक यू। जय जिनेंद्र।